हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज की बात करेंगे, फिर हम लोग आगे भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आज का लेक्चर थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इट इज़ सिंपली अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। मतलब कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो, उसके रोज और कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करें तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns of a given matrix। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, जो कि किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जब आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए और उसके ऊपर इस तरीके से टी लिख देना है आपको। ठीक है, एंड इट इज़ रेड एज ए ट्रांसपोज। कई बार आप ऐसा भी देखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, इन दोनों का मतलब सेम है, या टॉकिंग अबाउट ए ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, इफ सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस 1 2 -1 0 एंड देन 2 5। इफ सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2, है ना, बिकॉज वी हैव 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अब अगर आप इसका ट्रांसपोज डिफाइन करेंगे, इफ यू डिफाइन द ट्रांसपोज, इट इज सिंपली अ मैट्रिक्स of order 2 cross 3, because now we are going to interchange rows and columns। जो रो 1 आपको दिखाई दे रहा था वो अब कॉलम 1 दिखाई देगा, है ना। रो 1 के एलिमेंट्स थे 1 एंड 2, अब उसको मैंने कॉलम में लिख दिया, कॉलम 1 में। रो 2 के एलिमेंट्स थे -1 एंड 0, उसको कॉलम 2 का एलिमेंट बना दिया। और रो 3 का एलिमेंट्स था 2 एंड 5, जो कि अब कॉलम 3 का एलिमेंट बन जाएगा, है ना। और देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉलम जो है वो भी रो के साथ इंटरचेंज हो गया। मतलब कॉलम 1 अब रो 1 बन चुका है, कॉलम 2 अब रो 2 बन चुका है। और ये जो नया मैट्रिक्स आपको मिला, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रांसपोज की। अब अगर आप बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप याद रखेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरी सिंपल, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो यू विल बी गेटिंग ए अगेन। अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया और जो मैट्रिक्स आपको मिलता है उसका वापस अगर आप ट्रांसपोज लें तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। ठीक है, सेकेंडली, अगर आपके पास किसी दो मैट्रिक्स का सम या डिफरेंस है, इसका अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो इट कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज को आप प्लस और माइनस में आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं। देन अगर मैट्रिक्स ए को आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो इट कैन बी रिटन एज के इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। मतलब ए का ट्रांसपोज लेकर के से मल्टीप्लाई करो या ए को पहले के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, रिजल्ट्स सेम मिलेंगे। देन आ जाता है ए टू द पावर n, मतलब ए का कोई भी इंटीग्रल पावर आपको गिवन है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, और उसका आपको ट्रांसपोज लेना है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ ए ट्रांसपोज टू द पावर n, है ना।
ए का पावर n करके ट्रांसपोज लो या ए का ट्रांसपोज लेने के बाद पावर n करो, दोनों रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। एंड देन ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम रिवर्सल लॉ का भी नाम देते हैं। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है ए इंटू बी और फिर आपने उसका अगर ट्रांसपोज लिया तो इट इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। देखिए ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स हो गया, पहले आपको बी का ट्रांसपोज लिखना है एंड देन इंटू ए ट्रांसपोज। आप इसको ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। ऑर्डर रिवर्स हो रहा है इसलिए इसको हमने रिवर्सल लॉ का नाम दिया, ठीक है। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉलोज रिवर्सल लॉ। इनफैक्ट देखिए इस सेम प्रॉपर्टी को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ मैट्रिसेस। लाइक इफ सपोज यू आर हैविंग ए बी सी, तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है और उस पूरे का ट्रांसपोज आपको चाहिए, तो यू कैन राइट इट एज सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो इट ऑलवेज फॉलोज रिवर्सल लॉ। एंड देन फाइनली ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। आपको डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी मैंने बताया था रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ लिखा है। हालांकि ये बात तभी एप्लीकेबल है जब मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। देखो इन पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ना। किसी भी क्वेश्चन में ये आपको यूज़ करना हो सकता है, ओके। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो कुछ बातें पहले हम सीख लें, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत सारे ऑपरेशंस या बहुत सारा जो टाइप मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस का, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही एप्लीकेबल है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी बातें हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेंगे, सारे ऑपरेशंस हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही करेंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस, मोस्ट ऑफ द टाइप्स आर बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक ट्रांसपोज आप किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हैं, वो स्क्वायर हो या स्क्वायर ना हो, लेकिन ट्रेस आप उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करना है, टी आर लिख दिया एंड देन ब्रैकेट में वो स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन कर दिया। सो इट इज रेड एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन मैं सीधा प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ, एग्जाम्पल की तो ज़रूरत है नहीं। प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो अगर मान लो कि आपको ए और बी का सम गिवन है, दो मैट्रिसेस हैं उनका सम है, इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो अलग अलग ट्रेस फाइंड आउट करके ऐड कर सकते हैं। तो ट्रेस जो है ये सम या डिफरेंस में भी आप यहाँ माइनस भी कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो आप इस स्केलर को बाहर ले लो, पहले ए का ट्रेस निकाल लो, फिर के से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। एंड देन फाइनली ये रिजल्ट काम का है, ए बी का ट्रेस बी ए के ट्रेस के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको ट्रेस के लिए याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने ऑपरेशंस आपको बताए, ट्रांसपोज एंड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, इनके बेसिस पे हम मैट्रिसेस के कुछ और टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं,
लाइक सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हमने ऑलरेडी मैट्रिसेस के कई सारे टाइप्स पढ़े हैं, बट अब कुछ और टाइप्स हम उसमें ऐड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप होगा यहाँ पे, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो अगेन अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। आप डेफिनेशन के बाद खुद समझ जाएंगे कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, है ना। इनफैक्ट मैं जितने भी टाइप्स अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी सम स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारी बातें, ये जो कैटेगरीज हम डील कर रहे हैं, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही एप्लीकेबल है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसको हमने लेट से ऐसा लिख दिया, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक if aij is equals to aji। मतलब a12 और a21 ये दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे, a13 एंड a31 ये दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना, a23 एंड a32। तो इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, every time you have to observe that aij and aji must be equal, then only I can say that matrix is a square symmetric matrix, है ना। अगर ऐसा होगा तभी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसको सिंपल अगर आपको याद रखना हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए ट्रांसपोज मस्ट बी सेम एज ए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, 3 -1 1 -1 2 and 5 and then 1 5 and -2। देखो ये जो मैट्रिक्स है ये डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ये डेफिनेटली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं a12 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है जो एलिमेंट है और a21 पोजीशन पे जो एलिमेंट है दोनों सेम है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि a13 और a31 पे भी सेम एलिमेंट है, a23 और a32 पोजीशन पे भी सेम एलिमेंट है। और ये जो तीन एलिमेंट्स हैं a11 a22 एंड a33, इसकी वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि a11 को a11 के साथ ही इक्वल होना होगा। क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, इफ सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए, तो इसका जब ट्रांसपोज आप लेते हो तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं करते। चेंज कौन करेगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये यहाँ चला जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हैं तो इंटरचेंज करने के बाद भी आपको मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। ये दोनों भी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, ये दोनों भी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, है ना। तो इन दोनों पोजीशंस पे एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है, तभी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। और ऐसे मैट्रिसेस को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स और हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारा अगला टाइप होगा। इन दोनों के बारे में कुछ बातें हैं जो हम अभी थोड़ी देर बाद एक साथ नोट करके लिख लेंगे। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इट इज वंस अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स is once again a square matrix A, ऐसे मान लिया मैंने। it is said to be skew symmetric if
इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, है ना। इस बार अगर आप ध्यान दें, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे के सभी वैल्यूज़ के लिए ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं फॉर ऑल आई एंड जे, और यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं फॉर ऑल आई एंड जे। मतलब इस बार आप क्या नोटिस करेंगे, A12 और A21 ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव होंगे, है ना। A12 की वैल्यू अगर 2 है तो A21 की वैल्यू -2 के इक्वल होनी चाहिए। A13 की वैल्यू अगर 5 है तो A31 की वैल्यू -5 होनी चाहिए, है ना। इसको अगर सिंपल आप समझना चाहें तो यू कैन से A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, यानी अगर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें तो आपको -a के इक्वल मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस 0 a b -a 0 -c एंड देन -b c एंड 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, है ना। इस बात को आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू symmetric matrix are always 0। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है, आई और जे इक्वल हो जाएगा। तो जब आई और जे इक्वल हो जाएगा तो आपका कंडीशन क्या बन जाएगा, ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ए आई आई बिकम्स 0। आई और जे दोनों को मैंने आई के इक्वल कर दिया। भाई डायगोनल एलिमेंट के केस में आई और जे इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ए आई आई मस्ट बी 0। अब देखिए नोट करके हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n is n into n plus 1 by 2। देखो आप इसको समझ भी सकते हैं, डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n है, जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती हैं दैट इज़ n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे देख सकते हो। मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको बताया था। लेट से मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑर्डर 3 का, यहाँ से पहले समझ लो फिर इसको जनरलाइज कर लेंगे। दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब देखिए क्या है, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इन सारे एलिमेंट्स को यूनिक रख सकते हैं, मतलब इनको हम डिफरेंट रख सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स और अपर ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम डिस्टिंक्ट रख सकते हैं, लेकिन जो लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं वो तो वही होंगे जो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि A12 की वैल्यू A21 की जगह पे होने वाली है, A13 की वैल्यू A31 की जगह पे दिखाई देगी और A23 की वैल्यू आपको A32 की जगह पे दिखाई देगी। तो अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज चाहिए तो आपके पास यही ऑप्शंस है। आप अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रख सकते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट रख सकते हैं, है ना। ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाया है इनको हम यूनिक रख सकते हैं। तो ये कितने वैल्यूज़ होंगे,
देखिए मैंने एक और बात आपको बताई थी, किसी भी ऑर्डर n के मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल एंट्रीज अगर उनको आप काउंट करें फॉर एनी n ऑर्डर मैट्रिक्स तो वो कितना कितना मिलेगा आपको, n मिलेगा। अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स की अगर आप बात करें तो वो कितना मिलेगा, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हाफ कर दिया तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स मिल जाएंगे और उतने ही लोअर ट्रायंगल में भी एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज करें तो ये ऐसा दिखाई देगा कि अपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट्स हैं प्लस डायगोनल एलिमेंट्स, इतने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मतलब ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकता है इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये अगर आप सम फाइंड आउट करेंगे तो ये डेफिनेटली n इंटू एन प्लस 1/2 मिलेगा, है ना। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। भाई अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स इतने होंगे ऑर्डर n का, अगर कोई मैट्रिक्स ले स्क्वायर मैट्रिक्स तो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स इतने होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स इतने होंगे, और इतने ही डिस्टिंक्ट एंट्रीज आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में पुट अप कर सकते हैं। लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स तो सेम होने वाले हैं, जो अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स होंगे वही लोअर ट्रायंगल में भी एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है क्या? ये रिजल्ट देखो, कभी भूल गए ना तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, है ना। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि डायगोनल एलिमेंट्स n होते हैं, अपर ट्रायंगल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n/2 होते हैं, और लोअर ट्रायंगल में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये एक बात है जो आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd order, for any skew symmetric matrix of odd order, determinant is 0, determinant is 0। मतलब अगर आपके पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है, लाइक ऑर्डर 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाए, ऑर्डर 5 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी 0। ये बात तय है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। अब अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करूं, अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट भी इक्वल होना चाहिए, ऐसा। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पे अगर मैंने माइनस को डिटर्मिनेंट के बाहर कॉमन लिया, है ना, माइनस को अगर मैं डिटर्मिनेंट के बाहर ले रहा हूँ, आपको मैंने बताया था k इंटू ए का डिटर्मिनेंट है। अब अगर आप k को बाहर लेते हैं तो k बाहर नहीं आएगा, k पावर n बाहर आएगा, है ना। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्योंकि डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि हम एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम से भी किसी कॉमन फैक्टर को, किसी कॉमन कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए के से मल्टीप्लाइड है तो कहीं ना कहीं सारे एलिमेंट्स के से मल्टीप्लाइड होंगे, है ना। तो हर रो से एक के बाहर आएगा या हर कॉलम से एक के बाहर आएगा, या तो रो से बाहर लो या तो कॉलम से बाहर लो, एक ही बात है ना। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी इक्वल है, तो आप रो से कॉमन लीजिए के को या कॉलम से कॉमन लीजिए, कितने के बाहर आएंगे, जितना कि ऑर्डर होगा। अगर मैं n ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करूं तो n टाइम्स आपको k बाहर दिखाई देगा, यानी k पावर n आपको डिटर्मिनेंट के बाहर मिलने वाला है। सो k का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। तो यहाँ पे जब आप -1 को, k की जगह -1 है, उसको जब डिटर्मिनेंट के बाहर लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 टू द पावर n। अंदर क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट है। अब मान लो अगर n ऑड है, अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूं कि इफ n इज ऑड, अभी हमने बात करी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक तो यहाँ पे तय हो चुका है। अब n अगर ऑड है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ऑड है, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट a। इसको इधर लेके आएंगे, इट बिकम्स 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट a इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट a इज 0। ठीक है क्या? अब देखिए इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा
सेकंड पॉइंट क्या हो गया, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर ऑड हो उसका डिटर्मिनेंट 100% क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं आप, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखिए हम क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सब आपको खुद से प्रूफ करके देखना है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पक्का सिमेट्रिक होगा, है ना। देखिए रिजल्ट तो आपको किसी भी हालत में याद होना चाहिए, अगर आप प्रूफ भी कर लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पक्का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और वहीं ए माइनस ए ट्रांसपोज ये पक्का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। एंड देन अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए इसकी बात करें तो दे आर गोइंग टू बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इनको हम फाइंड आउट करके देख सकते हैं, ये सिमेट्रिक ही होंगे। ठीक है ना, सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटायर मैट्रिक्स, ए इंटू ए ट्रांसपोज, जब आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट भी तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, और वो पक्का क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसको एंड ही लिख दो। ठीक है, ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। ओके, तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया, इसको आप वेरीफाई करके जरूर देखें, है ना, बहुत आसानी से देखा जा सकता है। जैसे देखो फर्स्ट वाले केस की अगर मैं बात करूं, मैं थोड़े टाइम के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज को एक नया मैट्रिक्स पी मान लेता हूं। ठीक है, तो अब पी का ट्रांसपोज हम चेक करके देखेंगे, अगर ये पी के इक्वल आ गया इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स पी है ये सिमेट्रिक होगा। इफ पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी, इट मीन्स मैट्रिक्स पी इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पे अगर मैं पी का ट्रांसपोज करूँ, पी बेसिकली क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है, प्लस में हम ट्रांसपोज को स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। अगेन ये बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। और जैसा कि आपको पता है कि समेशन या एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो इसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, विच इज़ वंस अगेन पी। तो इसी तरीके से आप बाकी सबको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हालांकि देखो ये सारी चीज़ें ना आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको प्रॉपर्टी बनाकर एक रिजल्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे दे दिया है। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन व्हाट कैन बी सेड, मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी, ये डेफिनेटली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगेन आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर मैं इसको वेरीफाई करूं, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ये आपको गिवन है ना, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। इनफैक्ट इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आपको, इससे यही पता चलता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। तो देखिए अगर लेट से मैंने वापस ए प्लस पी को एक नया मैट्रिक्स मान लिया एज पी, तो पी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज वापस ए बन जाएगा, बी ट्रांसपोज वापस बी बन जाएगा, बिकॉज ऐसा गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि पी ट्रांसपोज इज वंस अगेन कमिंग आउट टू बी पी। सो क्लियरली पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पी आपने किसको लिया था,
ए प्लस बी को. सो वेन एवर ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑल्सो सिमेट्रिक. इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं. ए बी प्लस बी ए, ये भी सिमेट्रिक होगा. इसको आप खुद से चेक करें. अगर कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ए बी प्लस बी ए, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए बी माइनस बी ए की अगर बात करें, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ए बी माइनस बी ए ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर? इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? अगर आप ए का पावर एन कर दें या बी का पावर एन कर दें, मतलब आप मैट्रिक्स ए को कोई इंटीग्रल पावर दें, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो ये भी जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, ये भी लिख सकते हैं आप. क्लियर है क्या? इफ ए इज सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो सिमेट्रिक. फाइन. सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं. एंड then if suppose you have something like this, if A and B are two skew symmetric matrix, two skew symmetric matrices. देखो यहाँ पे ये सारा कंक्लूजन थोड़ा सा चेंज करेगा. अब अगर मैं A प्लस बी या ए माइनस बी की बात करूं तो ये होने वाला है स्क्यू सिमेट्रिक. आप चेक करके देखेंगे. दिस इज गोइंग टू बी, हालांकि ए माइनस बी, ए प्लस बी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा फॉर श्योर, लेकिन अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं तो ए माइनस बी के केस में आप आसानी से चेक करके देख सकते हैं. यस, दैट इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक. उसके बाद अगर आप ए बी प्लस बी ए की बात करें तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा. है ना? देखो ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल गिवन है. यही कंडीशन गिवन है आपको. ठीक है. तो आप चेक करेंगे ए बी प्लस बी ए जो मिलेगा आपको वो सिमेट्रिक मिलेगा. जबकि पहले वाले केस में देखो, जब ए और बी दोनों सिमेट्रिक था तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक था, लेकिन ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक था. यहाँ पे ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक हो जाएगा, बट ए बी माइनस बी ए इट इज स्टिल अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इन सब को आप वेरीफाई कर सकते हैं. कंसीडर दीज एज अ क्वेश्चन, है ना? इन सब को आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए. जैसे देखो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ. अगर लेट से मैंने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया P, ए बी माइनस बी ए इज वंस अगेन अ मैट्रिक्स, जिसको मैंने कंसिडर कर लिया एज P. अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा और देखूंगा अगर ये P के इक्वल आया तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा और माइनस पी के इक्वल आया तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा. तो सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसपोज ले लो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज को अलग अलग स्प्लिट तो कर ही सकते हैं. ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज. अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल लॉ यूज करेंगे और इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस इसको क्या लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज के केस में रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर मैंने रिवर्स कर दिया. अब बी ट्रांसपोज को हम लोग माइनस बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिख सकते हैं. माइनस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए ट्रांसपोज बिकम्स माइनस ए एंड बी ट्रांसपोज बिकम्स माइनस बी. तो ये ऑल टुगेदर क्या बन गया? दिस बिकम्स बी ए माइनस दिस बिकम्स ए बी. इफ यू टेक माइनस कॉमन इट बिकम्स ए बी minus BA. So what can be said? A minus
ऑफ ए बी माइनस बी ए, इट इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ पी, क्योंकि पी आपने लिया था ए बी माइनस बी ए को, और पी ट्रांसपोज आपको माइनस पी के इक्वल मिल रहा है, विच मीन्स दैट मैट्रिक्स पी डेफिनेटली इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ए बी माइनस बी ए के बारे में। ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ए पावर एन की, तो देखिए ए पावर एन के बारे में आप दो बातें लिख सकते हैं। अगर एन ऑड हुआ, ए पावर एन, इसको आप सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, हम इसी के अंदर बात कर रहे हैं। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम क्या क्या उस पर कमेंट कर सकते हैं। ए पावर एन ये सिमेट्रिक हो जाएगा इफ एन इज इवन, मतलब किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इवन पावर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर आप एन को ऑड कंसिडर करें तो ऑड पावर आपको क्या देगा, वापस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। ए भी स्क्यू था, ए का ऑड पावर भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है। एंड देन फाइनली अगर आप बात करें ट्रांसपोज की, तो ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। नाउ दिस इज द फाइनल पॉइंट विच यू कैन कीप इन माइंड। यहाँ से क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix ठीक है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, इफ सपोज देयर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। कंसिडर दिस एज योर मैट्रिक्स P एंड कंसिडर दिस एज योर मैट्रिक्स Q, ठीक है। अभी देखिए, मैंने जो आपको पहले कुछ पॉइंट्स बताए हैं उसमें मैंने बताया था ए प्लस ए ट्रांसपोज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए सिमेट्रिक होता है, एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई हाफ। कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से उसके नेचर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई हाफ इट इज़ स्टिल सिमेट्रिक ओनली, ठीक है। और वही मैंने आपको बताया था ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई हाफ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, आप देखिए ना, ए को मैंने लिख दिया एज पी प्लस क्यू, एंड सी इट इज़ नथिंग बट ए। आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखिए, ए बाई टू प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, तो ए ट्रांसपोज बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ए बाई टू सम अप होकर ए मिल जाएगा, ठीक है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप इतनी बातें याद रखेंगे। इसमें स्पेशल मैट्रिसेस में और भी कुछ टाइप्स हैं, लाइक आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, इनवॉलेटरी मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, नीलपोटेंट मैट्रिसेस एंड पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।